एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था। हम लोग चल रहे थे चैप्टर 6 ऑफ योर साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th एंड बायोलॉजी पोर्शन से फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कैसे हर एक कवर करना है, लेकर के चलना है। ठीक है, सब सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम मेन कंटेंट पाएंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन को स्किप मत करो। इंट्रोडक्शन से ही आपका जो है बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, जो न्यू कमर्स हैं उनको पता हो। मैं सारा का सारा कंटेंट आपको जो है शॉर्ट ब्रीफ में बता देती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ जो है आपको स्ट्रेंज ना लगे। तो जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, और साथ ही साथ में जो है वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है, कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी, क्या मॉडिफिकेशंस और कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें आपको जो है बतानी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जब हम कोई काम नहीं भी कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के जो मेंटेन करने वाले फंक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो होते रहने चाहिए, है ना। बेसिक सी बात है, जब हम नहीं भी कुछ काम कर रहे हैं तभी भी वो सब चीज़ें जो है चलती रहनी चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन देखो जब हम अपनी क्लास में बैठे हुए हैं तभी हमारे सारे सिस्टम वर्क करने चाहिए, है ना। होते ही है ना, वर्क तो करते ही रहते हैं सारे सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कर रहे हैं। हम क्लास में बैठे हुए तभी भी, जब हम सो रखे हैं, इवन इफ़ वी आर जस्ट अस्लीप, हम सो रखे हैं उस समय भी ऐसे चलता रहता है। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। ये सारा जो मेंटेनेंस का वर्क है ये होता रहना चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। ये सब प्रोसेस जो इन जॉब को कैरी ऑन करती है उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। या सिंपल वो प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है, हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। Since these maintenance processes are needed to prevent damage, जैसे हम जानते हैं कि ये सारे मेंटेनेंस प्रोसेस, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, कि ये प्रिवेंट करते हैं डैमेज एंड ब्रेकडाउन होने पे सर्वाइव करना मुश्किल है। हमने पढ़ा था ये पीछे भी, यही आपको बताया गया, क्योंकि ये सारी मेंटेनेंस प्रोसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैमेज और ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए एनर्जी की इनमें ज़रूरत पड़ती है ना। जितना भी वर्क होता है, हमारा सोना भी, उसमें भी हमें एनर्जी लगती है, ठीक है। अगर हम सो भी रहे हैं तो हमें एनर्जी लग रही है, ठीक है। जो भी वर्क हमारी बॉडी में, इतने सारे सिस्टम अगर वर्क करते हैं तो ये आप देखना कि सब ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। हर एक सेल को जो है बॉडी में, लिविंग सेल को एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है? आउटसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी जनरेट एनर्जी खुद नहीं करती है, जब बाहर से कोई मटेरियल उसको मिलता है तो वो उससे एक्सट्रैक्ट करती है एनर्जी को, है ना। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड से ही ये एनर्जी से मिलती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एक बताया गया कि कैसा प्रोसेस होना चाहिए ताकि वो सोर्स एनर्जी का, एनर्जी तो हमारी बॉडी जनरेट तब करती है ना जब मटेरियल मिलता है, उससे एक्सट्रैक्ट करने का वर्क होता है, लेकिन वो मटेरियल मिले, उसको मिलने के लिए कोई सोर्स हो एनर्जी का हमारे पास, तो वो जो है ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड में जो भी एनर्जी का सोर्स है उसको अंदर आने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। देयर मस्ट बी अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होनी चाहिए टू ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र कर सके अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो उसके अंदर आ सके। इस तरह का एक प्रोसीजर बॉडी में प्रोसेस होना चाहिए। और सबको पता है कौन सा प्रोसेस है वो, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारी बॉडी में आउटसाइड सोर्स से एनर्जी को पूरा ब्रेक डाउन करने तक का प्रोसेस इंक्लूड होता है, विच वी कॉल फूड। इसे हम फूड कहते हैं, जो हमें एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या, फूड। टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। किसको? न्यूट्रिशन क्या है? फूड को इनटेक होने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम न्यूट्रिशन, एक ब्रॉड होता है उसमें कवर करते हैं।
इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज टू ग्रो, अगर हमारी बॉडी साइज को ग्रो करना है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, और अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ जाती है जो हमें अपनी ग्रोथ करनी है। हमें पता है कि फूड में भी अलग अलग चीज़ें अलग अलग फंक्शन करती हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, हम सबको पता है कि अर्थ में कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर ही लाइफ डिपेंडेंट है। आपको ये याद रखना है कि हमारी बॉडी और हमारी लाइफ जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन कार्बन ओनली, ये आपको याद रखना है। और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है पर जो प्रायर है वो है कार्बन, तो इसको आप याद रखोगे। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। अब हम जानते हैं कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं बॉडी के लिए, अपनी बॉडी में, चाहे हम प्लांट्स खाएं, चाहे हम एनिमल्स को खाएं, जो भी कुछ खा रहे हैं हम, चाहे हर्बीवोरस हो चाहे कार्निवोरस हो, कुछ भी हो, बट बेसिकली हर एक चीज़ में कार्बन कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है ना। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो है वो हर एक चीज़ में प्रेजेंट होता है, हर उसी से, क्योंकि हमारी बॉडी जैसी होती है वैसी प्लांट्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी वैसी है, कार्बन बेस्ड। तो जो, क्योंकि हमारी बॉडी भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है और अर्थ पूरी कार्बन बेस्ड है, तो उस तरह से जो है जो फूड हम खाते हैं वो भी कार्बन बेस्ड सोर्स होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से काइंड ऑफ प्रोसेस को यूज़ करेगा। न्यूट्रिशन के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इसको भी हम अभी स्टडी करेंगे। अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन को डिराइव किया जाता है। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। अगर हम बात करें आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो अलग अलग है, डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है उसी को सब खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, उसी को सब यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, अलग अलग वेरिड है ये। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन्वायरमेंट किसी एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हर एक का जो फूड को डिराइव करने का, और जो फूड है हर एक इंसान का, हर एक इंसान का नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो फूड है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो डिफरेंट है। These sources of energy therefore need to be broken down, इसलिए कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इसको ब्रोक डाउन करना पड़ता है, ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, बिल्ट अप इन द बॉडी। हमारी बॉडी में क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है जो हम खाते हैं, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लेते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब फूड है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, तो वो समझ लो कि सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि फूड ही है, जहाँ पे भी सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा है वहाँ समझ लो फूड की बात हो रही है, ठीक है। नीड टू बी ब्रोकन डाउन, उनको क्या करना होता है, हमारी बॉडी को पहले ब्रेक डाउन करना होता है, उसके बाद जो है बिल्टअप करना होता है बॉडी में। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड, पहले तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंगली बॉडी कन्वर्ट करती है ना। उसके बाद देखो क्या होता है, फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। फिर एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाती है वो, हमने कुछ भी चीज़ खाई उसके बाद क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज बन जाता है हमारी बॉडी में, तो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी जो है बन जाती है, और फिर जो है वो वेरियस मॉलिकुलर एक्टिविटीज़ में, मूवमेंट्स में हमें हेल्प करती है फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, तो वो हमारी बॉडी खुद वर्क करती है ब्रेक डाउन करने का, बिल्टअप करने का। लेकिन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में आती है, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, वो किसी पे बेस्ड नहीं है, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं होता इन्वायरमेंट। इसीलिए इन्वायरमेंट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली नहीं वर्क करता, इसीलिए हर एक का जो फूड को डिराइव करने का मेथड है, हर एक का जो फूड है वो डिफरेंट है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। अब इतना काम करना है, उसको पहले ब्रेक डाउन करना है, फिर उसको बिल्टअप करना है, इसीलिए कहते हैं कि एक सीरीज होती है पूरी केमिकल रिएक्शंस की हमारी बॉडी में। और ये कौन से रिएक्शंस होते हैं ये आपको याद रखना है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस के थ्रू ये वर्क होता है, आपको याद रखना है, यू हैव टू हाईलाइट दिस थिंग। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शंस टू ब्रेक डाउन। ये अभी हम स्टडी करेंगे, इसकी पूरी रिएक्शन आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ऑक्सीजन को ऐड करना, उसको फिर रिड्यूस करना, उस तरह से जो है हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है केमिकल, जो मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स है हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करने का, जो भी हम फूड को ईट करते हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन का सोर्स हमें चाहिए। अब ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन करनी है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस के बारे में, तो हमें ऑक्सीजन तो नेसेसरी होता ही है उसके लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। अब मैं बता देती हूँ, respiration is biochemical process।
ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे, लेकिन कंफ्यूज मत होना। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। ब्रीदिंग में जो है ना, बेसिकली क्या होता है, ब्रीदिंग में हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनहेल हमने किसका किया, ऑक्सीजन का, और एक्सहेल हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को एक्सहेल नहीं करते, एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बेसिकली ये ब्रीदिंग है। लेकिन इतने ही दौरान में हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है फूड का, और उस सेलुलर नीड्स के लिए उन फूड सोर्सेज को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। पहले ऑक्सीजन को एक्वायर करने में किसको यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस का, जिसके थ्रू हम पहले क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हैं CO2 को लास्ट में। तो एक्वायर करते हैं हम ऑक्सीजन को फ्रॉम द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड देन हम उसको ब्रेक डाउन में यूज़ करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। सेल्यूलर नीड्स का मतलब है सेल की नीड के लिए जो है हम फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देखो एक एक करके तुम्हें बताया जा रहा है। पहले तुम्हें खाने वाने के बारे में बता दिया, उससे तुम समझ गए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना है। अब तुम्हें बता दिया रेस्पिरेशन कैसे होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का, तो फिर हमने रेस्पिरेशन के बारे में अब स्टडी करना है उसके बाद। In the case of a single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते फूड लेने के लिए, एक्सचेंज। हमें पता था, हमने पहले ही पढ़ा ये चीज़ कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ही सारे वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो वर्क कर रहे आते हैं, जो चीज़ नेसेसरी होती है उसकी बॉडी में, जितने भी फंक्शंस उन सबको करने के लिए एक ही सेल के साइटोप्लाज्म में सारे एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इनके स्पेसिफिक ऑर्गन्स तो बनते ही नहीं है। ऑर्गन्स कहाँ, टिश्यू भी नहीं होता इनका और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ही सिंपल होता है, तो टिश्यूज़ भी नहीं होते और ना ही कोई ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सब वर्क जो हो रहा है हमारा, फूड को टेक करना जो हम कह रहे हैं, एक्सचेंज करना गैसेस को, वेस्टेस को रिमूवल करना, इन सब के लिए हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास जो है नहीं होता कोई भी ऑर्गन, स्पेसिफिक कोई ऑर्गन उनके पास नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो उनका जो इंटायर सरफेस होता है ना ऑर्गेनिज्म का, वो इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा की पूरी बॉडी क्या रहती है, इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है। अगर उसको फूड की ज़रूरत है तो अपने आप क्या करता है, उसको इनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। अमीबा ऐसे ही करता है। हमारी तरफ उसको सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, उसका इतना कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी डिज़ाइन में है ही नहीं कि उसकी बॉडी जो है वो सिंपल है बिल्कुल, है ना। जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके साथ जो है उसकी बॉडी कॉन्टैक्ट में रहती है। बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज। अब वो तो अमीबा तो छोटा सा है, अब हमारी अगर बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी तो इंक्रीज है ना, साइज हमारा बहुत बड़ा है, एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब मैंने बताया उनका बॉडी डिज़ाइन डिफरेंशिएशन जो है बॉडी का, बॉडी ऑर्गेनिज्म जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल है। हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनके जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा नेसेसरी नहीं होता। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल। तो अगर हम सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो हमने अमीबा के लिए स्टडी किया था पिछले साल, मतलब 9th क्लास में तुम लोगों ने, तो उस प्रोसेस को हम यूज़ नहीं कर सकते। वो प्रोसेस जो है सेल की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। हम डिफ्यूजन कितना करेंगे, और इसमें एक आता भी है टो वाला भी एक एग्जांपल आएगा, देखना कितना टाइम लग जाता है हमारी बॉडी को वर्क करने। ये तुम्हारा उसमें आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में थोड़ा सा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी तुम्हें। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform। हमारे सारी बॉडी पार्ट स्पेशलाइज्ड है अपने फंक्शन के लिए, ठीक है। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। हम सब फेमिलियर है इन आइडिया से, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के आइडिया से, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उनका किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब हमने पढ़ा है, सब ने 9th में ये पढ़ा है, किस तरह से टिश्यूज़ बिल्डअप है और अलग अलग टिश्यूज़ कितना स्पेशलाइज्ड वर्क है उनका, ये तुमने पढ़ा है टिश्यूज़ चैप्टर 9th क्लास में, ठीक है। इसलिए तुम्हें प्रीवियसली बता दिया गया कि प्रीवियसली हमने ये सब कुछ सीन पढ़ रखा है सब कुछ को। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड
एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। तो हमें ये चीज़ तो पता ही है कि जो ये फंक्शन है खाना बॉडी में इनटेक होना खाने का और ऑक्सीजन का, तो ये भी कुछ टिश्यूज़ ही कैरी करते हैं, ये वर्क भी टिश्यूज़ का ही होता है, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो टिश्यूज़ उसी फंक्शन के लिए। हाउएवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होता है, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब एक जगह पर तो आपने फूड ले लिया, टिश्यूज़ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ से फूड का इंटेक हो गया, ऑक्सीजन का इंटेक हो गया, लेकिन और पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे पहुँचेगा, वाइल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और फिर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप होता है फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, कार्बन सोर्स को यूज़ करते हैं मतलब फूड जो है हमारा, और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स। अब हमारे कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो यूजलेस भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, हमें पता है ना, कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं, वो डेवलप होते हैं, वो यूजलेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए और साथ साथ में हार्मफुल भी होते हैं। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए जो ये वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के हैं, इनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल होता है। आप सबने डायलिसिस तो सुना ही होगा, सभी बच्चों ने डायलिसिस वर्ड सुना है, इसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे। डायलिसिस भी एक प्रोसीजर होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब एक्सक्रीशन की प्रोसेस में डिस्ट्रप्शन आती है तो उस सिचुएशन में हम उसको यूज़ करते हैं, हमारा जो यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो पाता ठीक तरीके से, फिर हम डायलिसिस की प्रोसेस पर जाते हैं। तो यही बताएगा कि इतना हार्मफुल है वो वेस्ट कि उसको एक्सक्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वेस्टेज का डिस्कार्ड करना जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है। इजीशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस होता है, जब हम एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी, अगर हम बेसिक रूल की बात करें बॉडी डिज़ाइन की, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप। अब अगर हम जैसे हम देख रहे हैं हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, तो एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होंगे, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अभी तक ऑक्सीजन और ब्लड को इनटेक करके सब जगह पहुंचा रहा था, उसी तरह से अब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी कैरी करके हर जगह पहुंचाएगा। कहाँ तक? जो एक्सक्रीट करने वाले टिश्यूज़ हैं वहाँ तक। पहले तो हर जगह कौन, जैसे हमने जो टिश्यूज़ हमारे इंटेक कर रहे थे ब्लड, जैसे जो टिश्यूज़ हमारे लिए ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे थे, फूड का इंटेक कर रहे थे, वो ऑल द बॉडी पार्ट्स में जो है उसको पहुंचा रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। लेकिन अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उल्टा वर्क करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हर जगह से कलेक्ट करेगा और उस जगह पहुंचाएगा जहाँ पर एक्सक्रीटरी टिश्यू है। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one। अब हम एक एक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। देखो कितने अच्छे से तुम्हें बता दिया गया, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इतने अच्छे तरीके से बताया कि सबसे पहले हमें जो है एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से, है ना। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, पहला सिस्टम हम समझ गए डाइजेस्टिव। अब एनर्जी में हम देख रहे हैं कि ब्रेक डाउन और बिल्टअप करना पड़ता है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फूड से, तो उसके लिए हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा हमारा। फिर हमने देखा, फिर हमने उसके बाद क्या देखा कि और हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती, हमारे बॉडी के सारे सेल्स जो है वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होने चाहिए जो सब तरह के वर्क कर सकें डायरेक्ट कांटेक्ट में। क्योंकि हर एक सेल नहीं है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी ज़रूरत जो है पड़ जाती है। डिफ्यूजन सारा काम जो है वो हमारी बॉडी में नहीं कर सकता। फिर हम कार्बन सोर्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं उसके बाद, और फिर हमने लास्ट में देखा कि कितना हार्मफुल है हमारे लिए जो इतने भी हमारे बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं इन सब प्रोसेसेस में, उसको एक्सक्रीट करना बहुत एसेंशियल होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब तो आपको पता चलेगा कितना वास्ट चैप्टर है, कितनी सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। न्यूट्रिशन पे हम लोग जो है पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, ये सबको पता है। इसमें देखो आपको जो है ना काफ़ी बड़ा है न्यूट्रिशन टॉपिक भी। फिर आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट था वीडियो का। इसके बाद हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।